हेलो। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम आज चौथा लेक्चर केमिस्ट्री का क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर जो है वो थर्ड वाला है, और जिसमें हम आज टॉपिक जो है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स क्या होता है, मतलब उनकी ऑकरेंस कैसी होती है, किस हिसाब से वो पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। ये ना मेटल अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। उसका मेजर सोर्स जो है वो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर। क्रस्ट मेंटल एंड कोर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ हैं। उसका जो ऊपर वाला जो हमारे साथ में जो टॉप सरफेस वाला क्रस्ट लेयर, ठीक है। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे ये मिलते हैं? वाटर में भी, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक्स्ट्रा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ये हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी ज्योग्राफी में भी, जब मैंने समझाया था मिनरल्स के बारे में, जो हम उसका 5th चैप्टर पढ़ रहे थे कि मिनरल्स क्या होता है। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज, जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन वो पढ़ी थी हमने वहाँ डेफिनेट, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है, द एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। और कुछ जगहों में क्या बोलता है, ये मिनरल जो कंटेन करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, एक खास मेटल, ठीक है। एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्राम इट, और इसको प्रॉफिट के हिसाब से हम निकालते हैं इससे, ठीक है। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स, वही और उनका कहते हैं जिससे हम निकालते हैं, ठीक है, जिन मिनरल से हम मेटल निकालते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब मेटल को कैसे निकाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है उसमें, वो चीज़ पढ़नी है। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ऊपर हमने रिएक्टिविटी सीरीज कल 3rd लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. इस नॉलेज के बेस पे क्या आप तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स, उसके ओर से, ठीक है। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्रीज स्टेट। कुछ मेटल जो हैं वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में इन फ्रीज स्टेट में। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ होते हैं वो इनके कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। और जो हमने बॉटम में नीचे पढ़े थे, सबसे नीचे बॉटम में जो जो थे मेटल्स, उनको क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन ए फ्री स्टेट, वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में। जैसे बॉटम में कौन कौन सा था, AgEu, ठीक है, कॉपर, और PbFe आयरन, जिंक, ये किस में है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कौन से, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कौन कौन से बोल रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये जो लास्ट पे है नीचे बॉटम में, आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड और, ये इस फॉर्म में भी होता है, ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज दैट इज कैल्शियम, सोडियम, potassium, calcium, sodium, magnesium and aluminum are so reactive that they are never found in nature as a free element. ये कभी फ्री एलिमेंट के तौर पे नेचर में पाए नहीं जाते, ठीक है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज दैट इज जिंक, आयरन, ठीक है, और क्या है, लेड एक्स्ट्रा, और
मॉडरेटली रिएक्टिव, ये ना बीच वाला है, इनका ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना ज़्यादा कम रिएक्टिव है, ठीक। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मैनली एज ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ये किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी एबिडेंट ऑन द अर्थ। मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एबिडेंट लेवल पे पाया जाता है कहाँ? अर्थ में, जिसकी वजह से जो है ये रिएक्टिव भी होता है, रिएक्टिव एलिमेंट भी होता है, ठीक है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following 3 categories. अब 3 कैटेगरी कौन से हैं इस रिएक्टिविटी बेसिस पे? फर्स्ट मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी जो नीचे बॉटम में है, और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो मिडल में है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, ठीक है। और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है। Different techniques are used to be obtaining the metals falling in each category, ठीक है। मुख्तलिफ टेक्निक्स स्किल्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से हम इनको मतलब ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं, हासिल करते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। बहुत सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए? प्योर मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम ओर से। ये समरी ऑफ दिस स्टेप्स आर गिवन इन द फिगर 3.10। ईच स्टेप इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन में एक्सप्लेन एक एक स्टेप दिया गया है। लेकिन ये देखो, ये फिगर 3.10 स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ऊपर हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर क्या है? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और इससे फिर प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है। फिर अब मीडियम में रिएक्टिविटी की बात करेंगे, उसको कार्बोनेट और सल्फाइड। और हमने ऊपर पढ़ा कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग, क्या अब हमें मिलते हैं? ऑक्साइड ऑफ मेटल, रिडक्शन टू मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसके अब लास्ट वाले में मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या प्रोसेस होता है? फिर सल्फाइड ओर्स बनते हैं, फिर रोस्टिंग, फिर मेटल, फिर रिफाइन किया जाता है इनको। ये इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ओर्स का एनरिचमेंट। ओर्स माइनड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amounts of impurities such as क्या होते हैं इनके? लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इनमें पाई जाती है, किस जैसे सच एज सॉइल सैंड एक्स्ट्रा, किस में? जब हम इनको माइन किए, जब और माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं? सॉइल सैंड एक्स्ट्रा कॉल्ड गेन। द इम्प्योरिटीज़ must be removed from the ore prior to the extraction of the metal। मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले इनको रिमूव किया जाता है जो इनकी इम्प्योरिटीज इसके पास होती है। द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द गंज फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गंज एंड द ओर। इसके गांज और ओर के बेस पे जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है, उसी बेस पे उनको सफाई किए जाते हैं और उसी बेस पे उनको रिमूव किया जाता है और एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं और क्लियर हमारे पास मेटल मिलता है, ठीक है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, जैसे डिफरेंट मुख्तलिफ टेक्निक्स इसको यूज़ की जाती। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो एक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव है उनको वो क्या है? बहुत कम रिएक्टिव है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। उनको अलग से हीट किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल किनाबर HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी। सिनाबर क्या है? किसके और है? मरकरी की। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, जब इसको हीट किया जाता है हवा में यानी ऑक्सीजन में, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकुरिक ऑक्साइड HgO। Hg क्या होता है? मरकरी का सिंबल होता है, और O जी है, O क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल। HgO मीन्स
मर्करिक ऑक्साइड। मर्करिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। उसके बाद जब दोबारा से उसको आगे हीटिंग किया जाता है फर्दर, उसके बाद उसको क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है, मर्करी में। ठीक है। 2HgS 2 टाइम मर्करी को और सल्फर किसके साथ हीट किया जाता है, 3 टाइम ऑक्सीजन गैस के साथ हीट लगाया जाता है इनको। फिर क्या बनता है, 2 टाइम HgO। 2 टाइम HgO मीन्स 2 टाइम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसके बाद प्लस 2 टाइम SO2 सल्फर ऑक्साइड गैस के फॉर्म में। ठीक है। फिर 2 टाइम HgO 2 टाइम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह कॉपर को जब हम फाउंड होता है Cu2S इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट और बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। जब हम इसको सिर्फ हवा के साथ हीट करते हैं, जैसे 3 टाइम ऑक्सीजन गैस के साथ हीट किया, इसको क्या मिला, 2 टाइम कॉपर ऑक्साइड एंड 2 टाइम सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, गैस फॉर्म में 2 टाइम कॉपर सल्फाइड को हीट किया, किसके साथ, रिएक्ट किया और हीट इसको दी, तो ये हमें मिला। ठीक है। इसी तरह से अगला जो है एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब ऊपर वाला हमने पढ़ा जो हाई लेवल सीरीज, अब हमने पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज। ये लो एक्टिविटी सीरीज थी, अब मिडल वाली। ठीक है। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मतलब इनमें बहुत इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कम रिएक्टिव। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। इट इज़ इजी टू ऑब्टेन ऑन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। यार मतलब बहुत आसान है इसको मेटल निकालना इसके ऑक्साइड से, सच as compared to its sulfides and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonate must be converted into metal oxide. उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में। The sulfide ores are converted into oxide. सल्फाइड ओर्स जो कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में जब उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो सल्फाइड और को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में। ठीक है। इसी तरह से दिस प्रोसेस नोन एज कैल्किनेशन। इसी को कहते हैं द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन एज फॉलो। जो नीचे दिया गया है फॉलो हम करेंगे। अब ये रोस्टिंग का बोर्ड है, 2 टाइम जिंक सल्फाइड प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन गैस को हीट किया, 2 टाइम जिंक ऑक्साइड दिया और 2 टाइम सल्फर ऑक्साइड दिया। इसी तरह कैल्किनेशन में क्या है, जिंक CO3 को हीट किया, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस इसको यूज़ किया कार्बन को, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है। ये चीज़ है, इसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। अब जो एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप लेवल पे हैं, जो जिनको हाई रिएक्टिव है, उनको एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज़ आर वेरी रिएक्टिव। वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। द कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्राम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। मतलब कार्बन के हीटिंग की वजह से उनको उसके कंपाउंड को नहीं ऑब्टेन किया जाता। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, कौन, कार्बन, टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। मतलब जो उनको जो मेटल चाहे उस बेस पे उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। इनकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, ना कि कार्बन के साथ। ठीक है। These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. अब इसको दूसरी स्टेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए molten chlorides
के थ्रू उस पर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब उसमें ऊपर वाले में क्या है, द नेगेटिवली चार्ज जिसको कैथोड कहते हैं और एनोड, और द रिएक्शंस आर, अब रिएक्शन क्या है एट कैथोड, कैथोड में जब पॉजिटिव चार्ज होता है Na पॉजिटिव प्लस E माइनस, यानी एक ये लूज करता है तो Na बन जाता है। अब क्लोरीन 2Cl नेगेटिव है क्योंकि ये दो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है Cl2, और इसको चार्ज जो है आगे मिलता है नेगेटिव 2E माइनस, नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide, ठीक है। ये है फिगर 3.12, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर के साथ ये टैंक है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इम्प्योरिटीज एनोड मॉड, ये देखिए इम्प्योरिटीज के नीचे वो जो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इस साइड आ गया कैथोड, ये एनोड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है E माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एनोड के साथ, तो की ऊपर लगी हुई है, ठीक है। कैथोड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और एनोड में पॉजिटिव चार्ज, ये देखो कैथोड में नेगेटिव चार्ज और एनोड में पॉजिटिव। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, आज ये लास्ट है, आज का लास्ट टॉपिक क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। जो जिस रिडक्शन प्रोसेस से ये डिस्क्राइब किया है वो प्योर नहीं होता है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़ विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ इनमें पाई जाती हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। टू ऑब्टेन मतलब हमें प्योर मेटल निकालने के लिए उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव ज़रूरी करना है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metals is electrolytic refining, और electrolytic refining ही ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम सारी impurities को रिमूव कर सकते हैं फॉर obtaining द प्योर मेटल। आई समझ आपको। नेक्स्ट जो है इसके आगे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर जिंक tin nickel silver gold extra are refined electrolytically in this process। जो इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन होते हैं इसमें, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, द impure metal is made the anode means positive charge and a thin strip of pure metal is made of the cathode यानी negative charge, ठीक है। A solution of the metal salt is used as an electrolyte। और कौन सा मेटल साल्ट यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर, ठीक है, इस सॉल्यूशन में। द apparatus is set up as shown in figure 3.12। ये फिर 3.12 जो लगाया है, कैथोड एनोड लगाया है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, इसके अंदर कॉपर Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर है, ठीक है। ये टैंक है इसके अंदर बना और इम्प्योरिटीज एनोड मॉड, ठीक। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode means positive, dissolve into the electrolyte, यहाँ पे बोल रहा है ये एनोड है ना, जो impurities नीचे बैठ, dissolve into the electrolyte। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, और वो कहाँ जमा होता है, कैथोड में, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से कन्वर्ट होता है, ठीक है। द soluble impurities go into the
जो soluble impurities हैं go into the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud और उन्हीं को anode mud कहा जाता है। जो impurities वो नीचे बैठ के उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाती है। whereas the insoluble impurities settle down impurities जो settle down होती हैं जो insoluble हैं जो मतलब जो soluble नहीं है मान कि किसी के अंदर वो सोल्यूशन उनका नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम क्रोजन का वो कल पढ़ेंगे हम। आज यहीं तक। थैंक यू। ओके, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक।